हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था का जो संकट है, उसकी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भाई अपने देश के अंदर जो 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी थोप दी गई थी, उस इमरजेंसी की पृष्ठभूमि क्या थी, उस आपातकाल के कारण क्या थे। तो उनमें हमने डिस्कस किया कि भी एक तो गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो संपूर्ण क्रांति का उन्होंने लीड किया, साथ के साथ हमने ये देखा कि भी रेलवे के कर्मचारी जो हैं वो भी हड़ताल पर चले गए। उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो जजमेंट है, उस जजमेंट के तहत जो है इंदिरा गांधी का जो रायबरेली का जो निर्वाचन क्षेत्र था, उसमें उसने संवैधानिक मशीनरी का दुरुपयोग किया। तो जगमोहन सिन्हा जो उस समय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन क्षेत्र था, उस निर्वाचन क्षेत्र के उसको अवैध घोषित कर दिया और वो सांसद नहीं रही। और साथ के साथ उसने ये भी कहा कि अगले 6 साल के लिए इंदिरा गांधी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसी प्रकार विपक्षी दल के जो नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग रखी और जो 25 जून को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो रामलीला मैदान के अंदर जो एक महारैली हुई, उससे इंदिरा गांधी को लगने लगा और उसके जो राजनीतिक जो सलाहकार थे उससे उसने लगने लगा कि भी अब हमारे पास जो है और कोई विकल्प नहीं है सत्ता में रहने के लिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो हमारी पॉलिसीज है, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है या भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर जो हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक आक्रोश है, जो जनता है, उससे हम ये देखते हैं कि अब इंदिरा गांधी के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इमरजेंसी की। तो पिछले वीडियो में हमने जो आपातकाल की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में डिस्कस किया। तो अब हम देखेंगे कि आपातकाल के जो परिणाम हैं, उन परिणामों की चर्चा करेंगे। आपातकाल के परिणाम क्या हैं, तो उससे हम देखेंगे कि उसके परिणाम, उसके रिजल्ट्स क्या है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, 42वां संवैधानिक संशोधन, जो 42वां संवैधानिक जो संशोधन है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का मिनी संविधान जिसको कहा जाता है, 42 कॉन्स्टिट्यूशंस जो अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 25 जून 1975 को अपने देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया गया, तो उस आपातकाल के परिणाम क्या निकले। तो उसमें हम देखते हैं कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन है, उस 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत इंदिरा गांधी जो है वो कैसे अपने आप को एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाह जो है वो डिक्लेयर कर लेती है। देखो, अपने देश के अंदर भारत जो है वो संसार का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है और जो जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती है, और वही जनप्रतिनिधि यदि वो कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करके या उसमें संशोधन करके और वो मनमाना तरीके से व्यवहार करके और जनता के ऊपर ही एक प्रकार से अत्याचार करने पर उतारू हो जाते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने किस प्रकार अपने आप को सभी शक्तियों को सेंट्रलाइज्ड कर लिया और कैसे उसने भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे को ही मतलब बदल डाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं 42वां संवैधानिक संशोधन। इंदिरा गांधी ने इस 42वें संवैधानिक संशोधन में यदि हम देखें तो उससे पहले जो 39वां संवैधानिक संशोधन है, 39वां संवैधानिक संशोधन, उस 39वें संवैधानिक संशोधन के तहत क्या किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विधानसभा या लोकसभा के जो स्पीकर हैं, यदि उनके चुनाव में कोई मतलब मिस
हम ये कह सकते हैं अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं या उस चुनाव के अंदर जो गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, तो संसद द्वारा निर्धारित जो है वो एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है वो उसकी जांच करेगी कि इसने चुनाव के समय या जो उसकी चुनाव की जो धांधली है वो उसकी जांच करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को तोड़ दिया गया। जैसे अपने देश के अंदर जो एक प्रकार से संसदात्मक शासन प्रणाली है, उस संसदात्मक शासन प्रणाली में जो संसद है, कार्यपालिका है यानी विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक प्रकार से चेक्स एंड बैलेंस यानी अवरोध और संतुलन कायम करने की कोशिश की गई है। तो अपने देश के अंदर जो स्वतंत्र और जो निष्पक्ष न्यायपालिका है, वो निष्पक्ष न्यायपालिका यदि संसद द्वारा निर्धारित, संसद द्वारा कोई संविधान संशोधन किया गया है या कोई ऑर्डिनेंस, कोई अध्यादेश है या कोई कानून जो संविधान के मूल ढांचे की भावना के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो अपने संविधान की जो सुप्रीमेसी है, अपने संविधान की जो सर्वोच्चता है, उसको बनाए रखेगी न्यायपालिका। तो यदि वो कोई ऐसा कानून है जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उस कानून पर रोक लगा देगी। लेकिन यहां ये 39वां जो संवैधानिक संशोधन है, उससे इंदिरा गांधी जो है वो साधती है कि जिस प्रकार इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, वो इस प्रकार की जो क्योंकि वो गलत था, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो उसकी मनमानी स्थापित हो जाती है कि संसद द्वारा स्थापित एक कमेटी जो है उसकी जांच करेगी। यानी कि हम देखते हैं कि न्यायपालिका के पास जो न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है, जो संवैधानिकता की जांच कर सकता है उन कानूनों की, तो वो न्यायिक समीक्षा या उसका न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो सीमित कर दिया गया है। यानी कि यहां हम एक प्रकार से देखते हैं कि संसद की जो सर्वोच्चता है वो कायम करने की कोशिश की गई है। यहां तक नहीं, उससे पिछले वाले जो जजमेंट हैं, इंदिरा गांधी ने ये भी स्थापित किया इसके अंदर कि इससे पीछे वाले जो जजमेंट हैं वो भी उस कानून से निरस्त हो जाएंगे, वो भी निरस्त हो जाएंगे। क्योंकि इंदिरा गांधी को ये पता था कि 1976 के अंदर जो इलेक्शन होने और 6 साल के लिए आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो प्रतिबंध भी निरस्त हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपातकाल की जो उसके जो परिणाम हैं, कैसे इंदिरा गांधी जो है वो पूरी की पूरी पावर को सेंट्रलाइज्ड कर लिया उसने, और भारतीय संविधान के अंदर जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, उस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है उसको भी उसने तहस नहस कर दिया या भंग कर डाला। दूसरा हम देखते हैं उसके परिणामों में, जो दूसरा परिणाम है, उस दूसरे परिणाम में हम देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो डिक्लेयर की थी, उससे पहले ही जो प्रेस रिपोर्टर हैं या उनके जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो है, उनकी बिजली जो है वो काट ली गई थी। साथ के साथ यानी कि प्रेस को कर दिया सेंसरशिप, यानी उसको सेंसर कर दिया पूरा का पूरा कि आप सरकार की अनुमति के बिना कोई भी एडिटोरियल जो है वो पब्लिश नहीं कर सकते। आपके समाचार पत्र और पत्रिकाएं, उनमें आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते। यानी कि जो सरकार की जो ज्यादतियां हैं, उनके जो अत्याचार हैं, वो जनता के सामने ना आ पाए। आपने देखा हो कि जो प्रेस है, जो स्वतंत्र मीडिया जो है, हम ये कह सकते हैं कि अपने लोकतंत्र का जो चौथा आधार स्तंभ है, यानी कि उसको भी सेंसर कर दिया गया। यहां तक कि आपने देखा हो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था कि क्या कसूर था किशोर कुमार का, किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंधी एक फिल्म थी, उस फिल्म के उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और एक मूवी भी बनी थी किस्सा कुर्सी का, उसके जितने भी क्लिप्स वगैरह थे वो सब के सब जो है वो नष्ट कर दिए गए। यहाँ तक कि उस समय
अपने देश के अंदर जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, उस सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो विभाग है वो इंद्र कुमार गुजराल के पास था। खुद जो है संजय गांधी किसी भी राजनीतिक या सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं थे, लेकिन खुद उसने इंद्र कुमार गुजराल को ये अपने ऑफिस में बुला करके आगाह किया था कि भी जो भी समाचार पत्र पत्रिकाएं या जो भी पॉलिसीज वगैरह या मैसेज जो है सरकार के, वो मेरी अनुमति के बिना न छापे जाएं। और खुद इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर का मंत्री हूं, आपका नहीं। और उससे क्रोधित होकर के संजय गांधी ने वो विभाग उनसे छीन लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेस की जो आज़ादी है, जो मीडिया, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो सरकार की पॉलिसी जो है या वो गैर संवैधानिक है या उनमें कोई मनमानापन है या भ्रष्टाचार है या भाई भतीजावाद है या सरकार की पॉलिसी जो वो फेल हुई है, तो चौथा आधार स्तंभ है अपना मीडिया। मीडिया के जरिए ही जनता को पता चलता है कि सरकार हमारे हित में क्या कर रही है, कौन कौन से कानून बनाए जा रहे हैं या क्या फैसले लिए जा रहे हैं। तो उसी से एनालिसिस करती है जनता, और जनता को जो अंदर की बातें हैं सरकार की वो बाहर तक पहुंचती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेस को बिल्कुल सेंसर कर दिया गया। कोई भी यदि सरकार के खिलाफ उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है तो उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो पब्लिश होते थे उनमें कुछ स्थान जो हैं वो खाली होते थे। इसका मतलब यही है कि वो समाचार पत्र और एजेंसियों को पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल कर दिया गया था, उसके ऊपर नियंत्रण रख दिया गया था या उनको प्रताड़ित किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 39वां संवैधानिक संशोधन के साथ साथ प्रेस के ऊपर जो प्रतिबंध हैं वो सौंप दिए गए थे। तीसरा हम देखते हैं मीसा। ये जो मीसा कानून है इसकी फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा कानून। इस आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत इंदिरा गांधी ने जो उसके जितने भी अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे, इवन वो व्यक्ति भी कांग्रेस के जो आपातकाल के खिलाफ थे, उन सभी को पकड़ करके और जेलों में डाल दिया गया। इस मीसा कानून के तहत ये कठोर प्रावधान कर दिया गया कि वो अपनी जमानत के लिए किसी कोर्ट के अंदर जो है वो अर्जी नहीं कर सकते। यानी कि एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ था अपने देश के अंदर, बिना कोई अपील, बिना कोई दलील, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसा काला कानून जो है मीसा, वो थोप दिया गया जनता के ऊपर और उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जेलों में डाल दिया गया। यहां तक कि उनको किसी प्रकार की कोई अपील करने का भी अधिकार नहीं था। यहां तक हम देखते, पढ़ते हैं और सुनते हैं, अपने जो पुराने जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनसे सुनते हैं कि उनके घर वालों को भी ये पता नहीं था कि वो कहाँ हैं और कौन सी जेल में। यहां तक कि उनको उनके परिवारजनों से मिलने की भी परमिशन नहीं थी। कहाँ हैं, उनको मेंटली और फिजिकली जो है वो टॉर्चर किया जाता था। यहाँ तक कि उनको खाने तक नहीं दिया जाता था या उनको फिजिकली और मेंटली जो है वो टॉर्चर किया जाता था और कोई पता भी नहीं है। यानी कि यहाँ किसी व्यक्ति को यदि उठा करके ले भी गए तो रास्ते में हो सकता है उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई हो, कोई अपील, कोई सुनवाई। क्योंकि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अपने फंडामेंटल राइट्स थे वो सारे के सारे जो है उनको मतलब रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ तक कि न्यायपालिका का जो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है उसको भी वापस ले लिया गया था। चौथा यदि हम कारण देखें, चौथा जो कारण है कि आपातकाल के दौरान जो किए गए अत्याचार हैं, जैसे हम देखते हैं कि प्रेस की पाबंदी के साथ साथ आपातकाल के दौरान जो हैं वो हम देखते हैं कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, उस 20 सूत्री कार्यक्रम में जैसे भूमि की हदबंदी है, भूमि को सरप्लस घोषित करके गरीब किसानों में बांट देना, उसी से रिलेटेड एक पॉलिसी थी कि जनसंख्या के ऊपर किस प्रकार कंट्रोल किया जाए। जनसंख्या के ऊपर किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, तो हालांकि हम देखते हैं तो ये सरकार का एक प्रकार से नेक कार्य था कि भी पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसका जो मकसद जो था, यानी कि इसका जो मकसद जो था वो सकारात्मक नहीं था, एक प्रकार से नकारात्मकता लिए हुए था। क्योंकि
इस नसबंदी के दौरान जो है पूरी की पूरी नौकरशाही को उसके ऊपर प्रेशर था, उसके ऊपर दबाव था। यहाँ तक कि जो टीचर्स वगैरह थे, जो अध्यापक थे, उनके ऊपर भी इस प्रकार जो है दबाव डाला गया, उनको प्रेशराइज किया गया कि आप इतने केस लेके आओ वरना आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार उन नौकरशाही को इतना प्रेशराइज किया गया और वो अपनी गिनती जो है वो पूरी करने के लिए यहाँ तक कि जो अनमैरिड जो पीपल्स थे या लोग जो बच्चे थे छोटी उम्र के, उनकी भी नसबंदी करा दी गई। अपने केस को पूरा करने के लिए जो 70-70, 80-80 साल के जो एज्ड पर्सन थे, उनको भी उठा करके लिए भेड़ बकरियों की तरह ले जा करके और उनकी जबरन जो है वो नसबंदी की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आम जनता के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, ये एक काला अध्याय है भारतीय राजनीतिक इतिहास में। तो जो नसबंदी के दौरान या उस जो अभियान जो था, उस अभियान के दौरान जो है आम जनता के ऊपर भयंकर जो है वो अत्याचार किए गए थे। पांचवा जो कारण है, इसका परिणामों में हम देखते हैं, पांचवा जो परिणाम है, तो इसके साथ साथ एक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया था। उस स्वच्छता अभियान में हम दिल्ली का जो तुर्कमान जो गेट है, उस तुर्कमान गेट को नहीं भुला सकते, जहां मतलब जो स्लम्स या झुग्गी झोपड़ियां थी या गरीब लोग जहां रहते थे, उन गरीब लोगों के या एक झुग्गी झोपड़ियों में सफाई अभियान के दौरान उन लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां बरसवाई गई। यहां तक कि सुनने में आता है कि बुलडोजर जो है उनके ऊपर चला दिया गया था और वो लोग उस भय से जमुना के उस पार, वो जून के महीने की जो कड़ाके की एक प्रकार से हम जून के महीने की जो एक प्रकार से हम देखते हैं जो गर्मी थी, उस जमुना के उस पार उन लोगों के सिर पर छत नहीं है, भूखे हैं, प्यासे, छोटे बच्चे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपातकाल का जो पीरियड है, आपातकाल का जो दौर है, आपातकाल का जो समय है, उस समय के दौरान जो है वो क्या क्या एक प्रकार से जनता के ऊपर अत्याचार किए गए थे। तो स्वच्छता अभियान नसबंदी का है। इसके साथ साथ छठा जो कारण है, यदि हम छठा कारण देखें तो जो छठा कारण है वो ये है कि अपनी लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। यानी कि 5 साल से बढ़ा करके जो है वो 6 साल कर दिया गया था। यदि हम 7वें कारण की चर्चा करें, जो 7वां कारण है, 7वां कारण, उसमें हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग जो कानूनी समानता है, अनुच्छेद 19 के दौरान जो आपके पास अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 21 के दौरान जो आपकी दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसको भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायलेंट किया गया था। यानी कि कानूनी समानता नहीं रही लोगों के पास, क्योंकि अब पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, धारा 144 लागू होगी, वो सरकार की जो पॉलिसी है उसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो इकट्ठे नहीं हो सकते, जुलूस या धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। यदि वो ऐसा करते हैं तो पुलिस बल का सहारा लेकर के उनको वहां से खदेड़ा जाता था या उनके शरीर के ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी या उनको जेलों में डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी एक प्रकार से बैन कर दिया गया था। यानी कि पूरी की पूरी हम देखते हैं कि जो एक अराजकता की स्थिति थी पूरे देश के अंदर, जहां किसी एक मतलब पार्लियामेंट की नहीं बल्कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी उस पावर को यूज कर रहा है। नंबर 8 हम देखते हैं, नंबर 8, तो नंबर 8 में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद को, यानी कि संसद को विश्वास में लिए बिना वर्बली जो है इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई थी रात के समय। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल से भी कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया था। मंत्रिमंडल की तो इंदिरा गांधी ने सुबह 6 बजे
सुबह 6 बजे मीटिंग बुला करके और उससे अवगत कराया गया है। तो यहां तक कि हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में जहां संसद की सर्वोच्चता होती है, उसमें जो कार्यपालिका जो भी डिसीजन लेती है वो संसद को विश्वास में लिए बिना नहीं ले सकती। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने संसद को विश्वास में लिए, यहां तक कि अपने मंत्रिमंडल को भी उसने विश्वास में नहीं लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की जो तानाशाही है, या वो अपनी एब्सोल्यूट पावर को यूज कर रहा है, या वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है, या वो जो अपने जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं उससे बिना कोई सलाह मशवरा किए या उनसे उनको अपने विश्वास में लिए बिना वो पूरे की पूरी उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही चौपट कर देती है। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे एक काला अध्याय है। अब देखो, ये तो थे आपके जो 24 जून 1975 को जो इमरजेंसी थोपी गई थी उसके परिणाम। अब हम देखेंगे जो आपातकाल का जो पीरियड है, उस पीरियड के दौरान जो घटी घटनाएं, उनके जो परिणाम हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि यानी कि 1975 का जो इमरजेंसी का जो पीरियड है, उस दौरान जो घटनाएं घटी उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम देखेंगे कि आपातकाल के जो सबक है, यानी कि इससे हमने क्या सीखा। देखो, इसके सबक में हम सबसे पहली बार ये देखते हैं कि आपातकाल के दौरान जो घटनाएं घटी थी, वो घटनाएं हो सकता है कभी ऐसा कोई सत्तालोलुप व्यक्ति इंदिरा गांधी जैसा फिर अपने देश के अंदर आ जाए और वो अपनी पावर को मिसयूज ना कर सके। इसलिए जो 1977 के अंदर जो जनरल इलेक्शन होते हैं, उस जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और उसके बाद जो है वो अपने देश के अंदर एक प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और उस प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई। यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने जब वो 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी वापस ले ली इंदिरा गांधी ने 21 मार्च के बाद, और फिर जब जनरल इलेक्शन हुए तो जितनी भी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भी हमारे वोट जो है वो क्रॉसिंग वोट में हमेशा कांग्रेस को फायदा होता है, क्यों ना हम एक ऐसे दल का निर्माण करें। तो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जितनी भी कांग्रेस को छोड़, यहां तक कि कांग्रेस के बहुत से लीडर जिनको प्रताड़ित किया गया था संजय गांधी द्वारा, क्योंकि संजय गांधी किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं था, यहां तक कि उसने बहुत से चीफ मिनिस्टर को भी चेंज कर दिया। आपका एक उदाहरण इसमें मिलेगा, बहुत से है वैसे, ये उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ, जो भी चीफ मिनिस्टर उसकी आदेश की पालना नहीं करता था तो उसको डिसमिस करके दूसरे अपने मनपसंद व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तमिलनाडु में आप करुणानिधि का उदाहरण ले सकते हैं, उस करुणानिधि और उसके बेटे स्टालिन को उसने गिरफ्तार करवा दिया था। यहाँ तक कि जो एक बहुत बड़े अपने फ्रीडम फाइटर और एक बहुत बड़े दलित नेता के रूप में जिसकी छवि थी और अपने देश के अंदर वो रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री भी रहा और एक वयोवृद्ध व्यक्ति था बाबू जगजीवन राम, उसको भी एक जूनियर व्यक्ति के द्वारा, यहाँ तक कि वो किसी पद पर नहीं है, उसका सिर्फ इतना था वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, बाबू जगजीवन राम को भी अपमानित होना पड़ा था। तो ऐसे बहुत से लीडर थे कांग्रेस के अंदर जो आपातकाल के विरोधी थे, उन्होंने भी बाद में जाकर के जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और एक सरकार बनी जनता पार्टी की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो उन्होंने महसूस किया कि भी दोबारा जो है वो इस प्रकार का यदि कोई सत्ता लोलुप व्यक्ति यदि आ जाए तो वो इस प्रकार के देश के अंदर कार्य ना कर सके। तो उन्होंने सबसे पहले क्या सबक सीखा, तो सबसे पहले उन्होंने अपने देश के अंदर 44वां संवैधानिक संशोधन किया। इसके अंदर सबसे पहला उन्होंने क्या प्रावधान किया, सबसे पहला प्रावधान किया कि भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो वर्बली डिक्लेयर नहीं कर सकता इमरजेंसी को। क्या प्रावधान किया गया, सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि वो मंत्रिमंडल का लिखित आदेश हो, मंत्रिमंडल का लिखित आदेश हो।
उस लिखित आदेश पर ही राष्ट्रपति इमरजेंसी जो डिक्लेयर है वो करेगा। मंत्रिमंडल का लिखित आदेश। दूसरा क्या काम किया गया कि अब वो मंत्रिमंडल का जो लिखित आदेश होगा उस आदेश के बाद इमरजेंसी लागू होगी। इमरजेंसी लागू हुई तो 6 महीने के बाद फिर मंत्रिमंडल का लिखित आदेश होना आवश्यक है। यदि मंत्रिमंडल लिखित आदेश नहीं देता है 6 महीने के बाद तो इमरजेंसी का जो काल है या इमरजेंसी प्रोविंस जो है वो अपने आप ही हट जाएंगे। यदि दोबारा उसको लागू करना है तो अगले 6 महीने के लिए फिर अनुमति देनी पड़ेगी, फिर 6 महीने के लिए फिर अनुमति, ऐसे करके मतलब उसको बढ़ाया जा सकेगा। तीसरा क्या काम किया, पहले अपने देश के अंदर क्या था, जो आंतरिक जो गड़बड़ी है, मतलब अपने देश के अंदर राष्ट्रपति आर्टिकल 352 को तभी यूज करता है जब अपने देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो या अपने देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी हो। लेकिन अब जो है मोरारजी देसाई की सरकार ने आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर आंतरिक गड़बड़ी को हटा करके ये लिख दिया सशस्त्र विद्रोह हो। यदि अपने देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता खतरा हो तभी वो लागू करेगा, सिर्फ आंतरिक अशांति के कारण जो है वो लागू नहीं कर सकता है। नंबर 4 क्या काम किया उन्होंने, इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष कर दिया, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको फिर वापस 5 वर्ष के लिए कर दिया, 5 वर्ष के लिए कर दिया। नंबर 5 क्या काम किया, इमरजेंसी। देखो इंदिरा गांधी ने जो 39 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से छीन ली थी, हाई कोर्ट से भी छीन ली थी। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने ये किया कि वो इमरजेंसी जो है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, उसकी न्यायिक समीक्षा जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक समीक्षा के अधिकार थे वो छीन लिए थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने फिर वापस जो है अब ये प्रावधान कर दिया कि भी आप वो कानूनन सही है या वो गलत है तो उसकी समीक्षा कर सकेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नंबर 6 काम किया गया कि आपके जो इमरजेंसी प्रोविंस हैं उसके दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेंट तो हैं, लेकिन आपके पास आपका जो 19 और 21 जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जो आपका दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वो बरकरार रहेगा। यानी कि आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपके उस अरेस्ट के कारणों का आप पता कर सकते हैं कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। उस दौरान आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। यानी कि बेवजह जो है आपको मेंटली और फिजिकली जो है हरासमेंट नहीं किया जाएगा, आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, तो आपकी दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अधिकार आपका बना रहेगा। और नंबर 7 क्या काम किया गया, जो आपका प्रॉपर्टी राइट है, जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है, पहले मूल संविधान में आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन आपको 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत आपके संपत्ति के अधिकार को वापस ले लिया गया। अब आपके पास 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से निकाल दिया गया। तो ये था भाई आपका टॉपिक जो है ऐसा आपातकाल के क्या परिणाम थे और इससे हमें क्या सबक सीखा। कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि 1977 का जो जनरल इलेक्शन है उसमें जनता पार्टी की जीत के क्या कारण थे और कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे, और जनता पार्टी का जो गठन है पहले वो किस प्रकार हुआ। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।